हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम थर्मल फिजिक्स में थर्मल एक्सपांशन की बात करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, थर्मल थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट और एक्सपांशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज। तो एक्चुअली जो हमारा चैप्टर है वो ये है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और जहां पर हम बात कर रहे हैं आज थर्मल एक्सपांशन की। स्टूडेंट्स, मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है उनकी डायमेंशन में, इंक्रीज इन डायमेंशन ड्यू टू हीट एनर्जी। समझ में आ रही बात? स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपांशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ड्यू टू हीट एनर्जी। ठीक है, तो जो डायमेंशन में जो चेंजेस आई है हीट एनर्जी की वजह से, वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे कि इस तरीके का जो इंक्रीमेंट होता है डायमेंशन में वो कैसे होता है। सपोज करो मैं एक सॉलिड का लैटिस यहां पर कंसीडर कर लूं, जहां पर बहुत सारे ऐसे एटॉम होते हैं। आपको स्टूडेंट्स पता है कि सॉलिड के अंदर जो एटॉम्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है? एटॉम्स आर टाइटली पैक्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइटली पैक होते हैं। दैट मीन्स कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी लेस। बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। दो एटॉम के बीच का जो एटॉमिक डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम होता है, 10 की पावर -2 मीटर तक होता है, या फर्मी मीटर भी हो सकता है। स्टूडेंट्स रूम टेम्परेचर पर ये सभी एटॉम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन होता है स्टूडेंट्स वो एक फिक्स डिस्टेंस पर होता है। जैसे मान लेता हूं मैं कि ये वाला एक एटॉम है, ठीक है, और ये एटॉम इस डायरेक्शन में यानी कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, मान लीजिए कुछ आर डिस्टेंस इतना। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है? हीट एनर्जी देने पर। अगर इस लैटिस को स्टूडेंट्स मैं बाहर से कहीं से हीट एनर्जी प्रोवाइड करूं, तो जब मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो यहां पर जितने भी एटॉम्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि हीट एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप यहां पर हीट एनर्जी दोगे तो एटॉम्स की स्टूडेंट्स क्या इंक्रीज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं अब ऐसे कहूंगा स्टूडेंट्स कि जब मैं हीट एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब टेम्परेचर बढ़ गया दैट मींस कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटॉम्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो दैट मींस कि ये डिस्टेंस बढ़ गया। स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन की वजह से एंटर एटॉमिक पार्टिकल के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिकॉज पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ गया है। वाइब्रेशन बढ़ जाने का मतलब कि जो पहले एक पार्टिकल जिसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे वो वाइब्रेट हो रहा था? आर, अब वो कितने डिस्टेंस पर होगा? वो आर डैश होगा। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए आई बिकॉज आपने उसको हीट एनर्जी दी है।
ठीक है। तो वाइब्रेशन बढ़ जाने की वजह से ये एक्सपांसन क्रिएट हुआ है, ठीक है। कहां पर? सॉलिड में। और इसी तरीके से लिक्विड और गैस में भी होता है। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अगर आप उसको हीट एनर्जी दोगे तो हीट एनर्जी देने की वजह से पार्टिकल्स के पास या मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा उनका यह एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, आप इस तरीके से कह सकते हो। अब स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड बढ़ जाने की वजह से दो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज हो गया। और जब वो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ स्टूडेंट्स, तो होता क्या है? एक्सपांसन। रिजल्ट इज एक्सपांसन। देखो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सॉलिड के अंदर यूजुअली क्या होता है कि हम वहां पर 1 डायमेंशन इंक्रीमेंट, 2 डायमेंशन इंक्रीमेंट और 3 डायमेंशन इंक्रीमेंट की स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्सपांसन, ठीक है। 1 डायमेंशन एक्सपांसन, 2 डायमेंशन एक्सपांसन और 3 डायमेंशन एक्सपांसन की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जब बात यहां पर लिक्विड एंड गैस की हो रही हो, लिक्विड एंड गैस की, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन एक्सपांसन की बात करते हैं। 3 डायमेंशन एक्सपांसन की ही बात करते हैं स्टूडेंट्स। 1 डायमेंशन एक्सपांसन का मतलब होता है लीनियर एक्सपांसन। 2 डायमेंशन एक्सपांसन का मतलब होगा एरियल एक्सपांसन। और 3 डायमेंशन का मतलब होगा वॉल्यूम एक्सपांसन, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 डायमेंशन का मतलब लीनियर एक्सपांसन, 2 डायमेंशन का मतलब एरियल एक्सपांसन और 3 डायमेंशन का मतलब वॉल्यूम एक्सपांसन। तो ये चीज सिर्फ सॉलिड में होगी। लिक्विड के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ हम 3 डायमेंशन मींस की वॉल्यूम एक्सपांसन की ही बात करेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, सॉलिड में इंटर एटॉमिक जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके लिए उसका थर्मल एक्सपांसन कम होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, इन सॉलिड इंटर एटॉमिक फोर्स इज मैक्सिमम so that their thermal expansion is minimum. Expansion is minimum. अगर स्टूडेंट्स इसी के जस्ट अपोजिट में गैस की बात कर लूं, इन गैस इंटर एटॉमिक फोर्स इज वीक या वेरी वीक. इंटर एटॉमिक फोर्स between gas molecules is very weak. क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत ही वीक फोर्स होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत ही कम होता है गैस के अंदर. इसके लिए सो दैट देयर so that their thermal expansion is maximum. ये बात आपको ध्यान रखनी है, थर्मल एक्सपांसन इज मैक्सिमम. सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपांसन बहुत ही कम दिखाई देगा आपको, लेकिन गैस के अंदर थर्मल एक्सपांसन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है. और उसके बिहाइंड में जो रीजन है स्टूडेंट्स, वो है उनका इंटर एटॉमिक फोर्स. सॉलिड के अंदर जो भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए एक्सपांसन कम दिखाई देता है. गैस के अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत ही कम होता है. रीजन आपको पता है स्टूडेंट्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना. अगर आप उनका लैटिस देखोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स के जो मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो काफी दूर होने की वजह से उनके बिटवीन में इंटर एटॉमिक फोर्स कम हो जाता है. और अगर इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत ही कम है, मैंने यहाँ पे सर लिखा नहीं है, वेरी वीक लिखना चाहिए था मुझे, वेरी वीक, ठीक है ना. तो
उनके अंदर एक्सपांसन मैक्सिमम दिखाई देता है, गैस के अंदर एक्सपांसन बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स एक्सपांसन इन सॉलिड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपांसन इन सॉलिड्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लीनियर एक्सपांसन की, लीनियर एक्सपांसन इन सॉलिड। ठीक है, लीनियर एक्सपांसन इन सॉलिड। देखो स्टूडेंट, सपोज करो हमारे पास एक रॉड है कुछ इस तरीके की, जिसकी लेंथ मैं ऐसे मान लेता हूं कि वो L है। ठीक है, या आप कह दीजिए उसकी लेंथ L1 है। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर था स्टूडेंट्स, आप ऐसे मान लीजिए कि इस टाइम पे जो टेम्परेचर है मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देता हूं, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लीनियर एक्सपांसन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर मतलब कि हमने एरिया को नेग्लेक्ट कर दिया है, एरिया ऑफ रॉड इज नेग्लेक्ट। ठीक है, एरिया ऑफ रॉड हमने नेग्लेक्ट कर दिया है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लेता हूं कि मैं यहां पर मैंने जो टेम्परेचर है वो कुछ T डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने यहां पर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस कर दिया है, और अब जो रॉड है स्टूडेंट्स उसकी लेंथ मैं मान लेता हूं कि L2 हो गई है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ये रॉड थी उसकी लेंथ L1 थी, और T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रॉड की लेंथ स्टूडेंट्स कितनी हो गई है, L2 हो गई। यानी कि लेंथ में एक्सपांसन हुआ है, और वो एक्सपांसन क्यों हुआ है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ गया है, या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया, आप ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो चेंज इन लेंथ होगा, है ना, चेंज इन लेंथ वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। चेंज इन लेंथ डिपेंड करेगा इनिशियल लेंथ कितनी है। इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा होगी चेंज इन लेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हमारे केस के अकॉर्डिंग। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, चेंज इन लेंथ एक और फैक्टर है जिसपे डिपेंड करेगा, वो ये है कि आप टेम्परेचर को कितना चेंज करते हो, है ना। ऑल्सो डिपेंड ऑन वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक है, ये हो गए इक्वेशन 1 एंड 2। अगर स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को साथ में लिख दूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो अगर मैं इनको साथ में लिखूंगा स्टूडेंट्स तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू डेल्टा T। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनल हटा दूं तो इक्वल टू साइन आएगा, और यहां पे स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, इसको आप अल्फा कह लीजिए, अल्फा L1 डेल्टा T। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा होता है इसको आप अल्फा कहिए, ये हो जाता है कोएफिशिएंट, है ना, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। लिखता हूं यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहां से अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा L अपॉन L1 इंटू डेल्टा T। दैट मीन्स कि अल्फा इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर। आप ऐसे कह सकते हो, क्या हो जाता है यहां पे, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर।
इस तरीके से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, डेल्टा एल। डेल्टा एल की जगह पर आप लिख दीजिए L2 माइनस L1 अल्फा L1 डेल्टा टी। तो L2 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। और स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं L1 को कॉमन ले लूं, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी क्या है स्टूडेंट्स, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो L2 इज द फाइनल लेंथ इक्वल टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स यहां पे अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होने वाली है, एक्सपांशन उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि when alpha is a maximum, when alpha is maximum, then the linear expansion, then the linear expansion in solid is also maximum। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अल्फा का यूनिट क्या होगा, यूनिट अगर मैं इसका SI यूनिट लिख दूं अल्फा के लिए, तो क्या यूनिट बनने वाला है, चेंज इन लेंथ, मतलब कि उसका यूनिट आएगा मीटर। ओरिजिनल लेंथ उसका यूनिट भी मीटर होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपको मिलेगा पर डिग्री सेल्सियस। SI यूनिट अल्फा क्या होगा स्टूडेंट्स, पर डिग्री सेल्सियस, या और ऐसे भी लिख सकते हो आप डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था लीनियर एक्सपांशन, आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे एरियल एक्सपांशन की। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेन इस तरीके की सीट है ऐसे, जिसका एरिया मैं मान लेता हूं इनिशियल A1 है। कितने टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया है। स्टूडेंट्स एरिया एक्सपांशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो थिकनेस होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ गया है कुछ इस तरीके से, और वो एरिया फाइनली हो गया A2। फाइनल टेम्परेचर यहां पर मैंने मान लिया कि T डिग्री सेल्सियस है। सेम उसी तरीके से जाएंगे, जो चेंज इन एरिया होगा स्टूडेंट्स वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इनिशियल एरिया क्या है, और साथ ही साथ चेंज इन एरिया डिपेंड करेगा कि आपने कितना टेम्परेचर चेंज कराया है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके लिखूं तो आप लिख सकते हैं डेल्टा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 इंटू डेल्टा T, और डेल्टा A प्रोपोर्शनल को अगर मैं हटाऊं तो यहां पर बीटा आएगा, बीटा A1 डेल्टा T। और सुनिए ये जो बीटा होता है इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो बीटा होगा वो हो जाएगा चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इस तरीके से, है ना। देखो स्टूडेंट्स यहां पर भी एरिया, चेंज इन एरिया उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, A1 ओरिजिनल एरिया उसका यूनिट भी होगा मीटर स्क्वायर, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी अगर आप देखेंगे SI यूनिट अगर आप देखेंगे बीटा का, तो वो भी क्या मिलेगा, वो भी होगा पर डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स अगर यहां से इस फॉर्मूले से हम फाइनल एरिया फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, A2 माइनस A1 बीटा डेल्टा T, A2 इक्वल टू A1 प्लस A1 बीटा डेल्टा T, A2 A1 1 प्लस बीटा डेल्टा T।
इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला। तो A2 इज द फाइनल एरिया और A1 इज द इनिशियल एरिया एंड 1 प्लस बीटा डेल्टा T, दिस इज द फॉर्मूला। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर बात कर लूं वॉल्यूम एक्सपांशन की, तो वो भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपांशन मतलब लाइक कुछ इस तरीके का एक क्यूब हो सकता है, वॉल्यूम में एक स्फेरिकल बॉडी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके क्यूब के लिए आप मान लेते हैं कि उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है एट टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेल्सियस पर, फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं कि V2 है और वो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर मतलब T डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी सेम उसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हो आप इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और अगर आप प्रोपोर्शनल हटाओगे स्टूडेंट्स तो यहां पर हम लिखते हैं गेमा। गेमा क्या होगा स्टूडेंट्स? गेमा होगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या होगा स्टूडेंट्स गेमा? यहां पर गेमा होने वाला है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। एंड गेमा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप यहां से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट, वो भी देखिए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आपको यहां पर मिलेगा पर डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज कह सकते हो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। और जो V2 होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? V1 1 प्लस गेमा डेल्टा T, V2 इक्वल टू V1 प्लस गेमा डेल्टा T। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ओके स्टूडेंट्स यहां पर हमने अल्फा बीटा एंड गैमा देखा। अल्फा होता है लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन एंड गैमा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। स्टूडेंट्स देखिए अल्फा इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। स्टूडेंट्स एक्चुअली हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा। स्टूडेंट्स देखिए अगर सपोज करो कि जो एरिया है इनिशियल एरिया ए नॉन, या आप कह दीजिए ओरिजिनल एरिया, ठीक है, वो मैं मान लेता हूं कि वो है ए नॉन इक्वल टू एल नॉन स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर स्टूडेंट्स यहां पे मैं इस इक्वेशन को, है ना, चेंज इन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो स्टूडेंट्स, क्या कर दो मैं? डिफरेंशिएट, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा ए नॉन, या आप कह दीजिए चेंज इन चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 2L नॉन चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दीजिए। और स्टूडेंट्स आपको बीटा पता है, बीटा क्या होता है? बीटा होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल कि चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई ए नॉन। स्टूडेंट्स मैंने इस इक्वेशन को क्या किया है? डिफरेंशिएट, यहां पे
इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। ये जो डिफरेंशिएट मैंने किया है स्टूडेंट्स, ये विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर किया मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इक्वल टू 2L नॉन इंटू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू आपको क्या मिला, बीटा इंटू ओरिजिनल एरिया। इसी तरीके से आप इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉन। इस तरीके की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये वाली जो वैल्यू और ये जो वैल्यू है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर दो। ठीक है, कहां पर पुटअप करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 3 में। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं बीटा इंटू ए नॉन इक्वल टू 2L नॉन। और ये जो डेल्टा टी, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी है, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स अल्फा एल नॉन के साथ। तो ये हो जाएगा अल्फा एल नॉन। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा यहां पे बीटा ए नॉन इक्वल टू 2 अल्फा इंटू एल नॉन स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए ए नॉन इक्वल टू कितना होता है, एल नॉन स्क्वायर होता है। तो ए नॉन से अगर आप देखेंगे ध्यान से यहां पर, तो बीटा ए नॉन की जगह पर लिख लीजिए एल नॉन स्क्वायर 2 अल्फा इंटू एल नॉन स्क्वायर, और ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। क्लियर है, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से मैं अल्फा और गेमा का रिलेशन भी एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, वहां पर और बेटर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गैमा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर V नॉन इज द ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, L नॉन क्यूब। स्टूडेंट्स मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा V नॉन अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 3L नॉन स्क्वायर डेल्टा L नॉन अपॉन डेल्टा T। अब एक्चुअली मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखता स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि ये चेंज इन वॉल्यूम है और ये चेंज इन लेंथ है। इस तरीके से मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। तो चेंज इन वॉल्यूम, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए या इसको फर्स्ट दीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि गेमा इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से आप निकाल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू गेमा इनटू V नॉन। V नॉन इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको आप यहां पर पुटअप कर दीजिए और डेल्टा L बाई डेल्टा T के प्लेस पर आप ये वाली वैल्यू पुटअप करिए। डेल्टा L बाई डेल्टा T के प्लेस पर आप ये वाली वैल्यू पुटअप कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बनेगा, इसकी जगह पर आप ये वाली वैल्यू रखिए, गेमा V नॉन इक्वल टू 3L नॉन स्क्वायर, और इसके प्लेस पर आप रखेंगे अल्फा L नॉन। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा गेमा, और V नॉन को मैं रिप्लेस कर देता हूं स्टूडेंट्स L नॉन के साथ, या इस क्यूब ऑफ L नॉन इक्वल टू 3 अल्फा इंटू L नॉन क्यूब। स्टूडेंट्स ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, तो गेमा इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 3 अल्फा। तो ये आपको रिलेशन मिला है, बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा, गेमा इक्वल टू होता है 3 अल्फा। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि अल्फा, बीटा एंड गेमा में रेशियो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स वो होगा 1:2:3, इस तरीके से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रिलेशंस क्या होते हैं अल्फा, बीटा और गेमा के। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने पर डेंसिटी में क्या चेंजेस आएगी। देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर मैंने कोई भी एक सबस्टेंस रख दिया इस तरीके से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये बॉक्स है जिसका मास आप ऐसे मान लीजिए m क्या है, मास ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसे इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि V नॉन क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, या ऐसे कहिए कि वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रो नॉन क्या है स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर स्टूडेंट्स इंक्रीज करोगे, है ना, तो देखते हैं, बाद में देखते हैं। और रोटी क्या स्टूडेंट्स, ऐसे मान लीजिए डेंसिटी है, डेंसिटी एट 80 डिग्री सेल्सियस, किसका, सबस्टेंस का, और वीटी है वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस, किसके लिए स्टूडेंट्स, ये सभी डेटा है सबस्टेंस के लिए। क्लियर है ऐसे। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस बॉक्स के अंदर ये जो पार्टिकल है इसका, जिसका मास m है ना, तो ये जो मास m है स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मास क्या है, कांस्टेंट रहेगा। मैं लिख देता हूं, मास इज कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जब डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ऐसा तब होता है जब मास कांस्टेंट हो। अगर स्टूडेंट्स मास को कांस्टेंट रखा जाए तो डेंसिटी इंक्रीज होगी और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यह बात आपको ध्यान रखना है कि आप टेम्परेचर को वेरी करो, मास को कांस्टेंट रखकर, तो डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये चीज आपको ध्यान, सॉरी मास मत लिखिए, वॉल्यूम लिखिए, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें इतना तो पता है कि इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास, क्योंकि यहां पर हमने मास को क्या लिया स्टूडेंट्स, यहां पर हमने मास को कांस्टेंट ले लिया है। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मतलब कि इनिशियल यानी कि 0 टेम्परेचर की बात हो रही है यहां पे, तो रो नॉन और वॉल्यूम हो गया आपका वी नॉन इक्वल टू रो टी इंटू वी टी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, किस टी टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है यानी कि वी टी इक्वल टू होता है, आपको पता है वी नॉन 1 प्लस गेमा डेल्टा टी, आपको पता है ये चीज, गेमा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, गेमा होता है स्टूडेंट्स अब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, वी नॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, दिस इज द VT। तो वैल्यू पुट अप करिए स्टूडेंट्स, यहां पर रो नॉन, वी नॉन, रो टी, और यहां पर रखिए वी नॉन 1 प्लस गेमा डेल्टा टी। तो वी नॉन से वी नॉन कैंसल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और डेंसिटी एट
T डिग्री सेल्सियस, तो आप लिखेंगे रो नॉन डिवाइडेड बाई 1 प्लस गेमा डेल्टा T, इस तरीके से लिख लीजिए स्टूडेंट्स। रो टी रो नॉन 1 प्लस गेमा डेल्टा T की पावर -1, ये वैल्यू ऊपर जाएगी ना तो इनवर्स में हो जाएगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं इसको रिड्यूस करूं, रिड्यूस बाय अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, तो ये होने वाला है रो टी इक्वल टू रो नॉन 1 माइनस गेमा डेल्टा T। तो दिस इज द वेरिएशंस ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज, ये फॉर्मूला आया कहां से, सपोज करो 1 प्लस एक्स की पावर -1 है या -n है, ऐसे मान लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस nx, और बाकी के आगे के सभी डेटा आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रिमूव कर देना, बिकॉज वो डेटा बहुत ही छोटे होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से भी क्लियर होता है कि वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम देखो टी टेम्परेचर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो डेंसिटी यहाँ पर कम हो रही है बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉलिड एक्सपांसन की बात की है, लिक्विड एंड गैस एक्सपांसन की बातें स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है।